हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वैसे तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस के एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट पहलू पर, यानी कि इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर। जीवन साथी को ट्रांसफ़र किए गए एसेट, ये एसेट पैसा, चल या अचल संपत्ति, या जिसे हम कहें मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इससे जो इनकम होती है वो सेक्शन 64(1)(4) के तहत टैक्सेबल हो जाती है। और चलिए जानते हैं कि ये कंडीशंस क्या होती हैं। करदाता एक इंडिविजुअल है। एसेट उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ट्रांसफ़र किया है उसके पति या पत्नी को बिना कोई दाम लिए। हालांकि जबकि पति पत्नी में अलग अलग रहने का कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसे में उस एसेट से हुई किसी भी इनकम को उस टैक्स पेयर की इनकम माना जाएगा जिसने ये एसेट ट्रांसफ़र किया है। इस आधार पर जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इन मामलों में सेक्शन 64 लागू नहीं होता है। कुल 5 मामले हैं, एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि पहला, अगर एसेट शादी से पहले ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर ये शायद गिफ्ट टैक्स में कवर होगा, ये अलग से हम इस पर चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। दूसरा, यदि संपत्ति दाम लेकर ट्रांसफ़र की जाती है। तीसरा, यदि संपत्ति को पति पत्नी के अलग रहने के समझौते के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया जाता है। चौथा, जिस दिन ये इनकम होती है उस दिन वह व्यक्ति जिसे आपने एसेट ट्रांसफ़र किया है आपका जीवन साथी नहीं है। पर ध्यान दीजिए, फिर ये गिफ्ट के तहत आएगा और इनकम टैक्स का अलग सेक्शन लगेगा जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं। पांचवा, अगर एसेट पति या पत्नी द्वारा जेब खर्च, जिसे कह सकते हैं कि पत्नी को उसके पति द्वारा उसकी पोशाक और सामान्य घरेलू खर्चों के लिए दिया गया भत्ता, उस पैसे से अगर एसेट खरीदा जाता है, तो इन सभी 5 मामलों में ट्रांसफ़र होने वाले एसेट से होने वाली इनकम पर क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं लगेगा और ना ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी इस इनकम पे। चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा है और उस घर से रेंटल इनकम होती है, तो टैक्स की देनदारी किसकी होगी और कितनी होगी। तो पहला एग्जाम्पल, उस घर को अपने और अपने जीवन साथी के नाम से जॉइंटली रजिस्टर करवाया है। घर खरीदने में पूरा पैसा आपकी कमाई हुई आय से लगा है और आपने उस घर को किराए पर दे दिया। अब जो किराए की आमदनी होगी वह 100% आपकी ही आय मानी जाएगी, ना कि आपके जीवन साथी की, भले ही आप किराया अपने जीवन साथी के नाम पर ले रहे हों और उनके ही बैंक अकाउंट में पूरी राशि जमा हो रही हो। दूसरा, उस घर को अपने और अपने जीवन साथी के नाम से जॉइंटली रजिस्टर करवाया है। घर खरीदने में पैसा आपका और आपके जीवन साथी यानी कि दोनों की कमाई हुई आय से लगा है। मान लेते हैं कि आपका उस घर में 70% और आपके जीवन साथी का 30% पैसा लगा है और घर भी दोनों के नाम पे है। ऐसी स्थिति में किराए की जो आमदनी होगी वह 70% आपकी और 30% आपके जीवन साथी की आय मानी जाएगी। किराए की राशि भले ही आप दोनों में से किसी भी नाम से ले रहे हों या किसी के भी बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हों। तीसरा, उस घर को किसी भी एक के नाम से अगर रजिस्टर करवाया है और यहाँ पैसा तो आपका लगा है परंतु नाम आपने सिर्फ अपने जीवन साथी का ही डलवाया है, ऐसी स्थिति में ये पूरी जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो आपकी होगी, भले ही किराया आप अपने जीवन साथी के नाम पे ले रहे हों और उनके बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हों। और अगर आप दोनों के खुद का अर्जित किया हुआ धन जिस अनुपात में लगा है उसी अनुपात में अगर किराए को भी इंडिविजुअली आपको जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे जोड़ तोड़ मेरे कई कुछ मित्र भी करते हैं और ये बिल्कुल गलत है और शायद आप भी ऐसा कई वर्षों से करते आ रहे होंगे और आपको अब तक इनकम टैक्स का कोई नोटिस भी ना आया हो। पर याद रखिए, अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अतः सतर्क हो जाइए और अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। अब तो इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से कमर कस चुका है। उसका सॉफ्टवेयर AIS यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम करने लगा है। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1 नवंबर 2021 को नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS रोल आउट कर दिया गया है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसे आप ज़रूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। और आप अपना AIS स्टेटमेंट
इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ज़रूर चेक कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने जीवन साथी और बेटे की पत्नी को एसेट ट्रांसफ़र एक गिफ्ट के तहत नहीं कर सकते। आप उन्हें लोन दे सकते हैं, पर उसका भी एक करार यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, अन्यथा उस एसेट से जो भी आय होगी वो क्लबिंग प्रोविज़न के तहत आपकी आय में जुड़ जाएगी और उस पर आपकी इनकम टैक्स की देनदारी बनेगी। आशा है कि आप इनकम टैक्स की इस पेचीदगी को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। वीडियो को अपने मित्रों और फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। आज बस यहीं तक। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।